उमूमन हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की, लेकिन आज ज़रा नज़र डालते हैं अमेरिका की सियासत पे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज़ ऑल सेट टू मेक अनदर हिस्ट्री। जैसा कि आपको पता है कि शायद ही कभी इनसे पहले अमेरिका की तारीख़ में, अमेरिका की सियासी तारीख़ में ऐसा हुआ हो कि प्रेसिडेंट ने उस अपने टर्म के बाद वाला इलेक्शन कम्पीट किया हो और वो दोबारा नामज़द नहीं हुए या उन्होंने वो इलेक्शन ना जीता हो। ट्रंप का जो सियासी दौर था, हिज टाइम इन द प्रेसिडेंसी, वो हर हवाले से बड़ा यूनिक था। और अब एक नई जहद हमारे सामने आ रही है कि 2024 के इलेक्शन से पहले कोलोराडो स्टेट ने ट्रंप को डिस्क्वालीफाई कर दिया है अंडर द 14th अमेंडमेंट। ये पहली दफ़ा है कि सेक्शन 3 का इस्तेमाल किया गया है फॉर अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इसके क्या असरात मुरतब होंगे अमेरिका की सियासत पे और बिलखुसूस ट्रंप की कैंपेन पे। कहा यह जा रहा है कि इस स्टे को, इस डिसीजन को टेम्प्रेरी स्टे दिया गया है जनवरी 4 तक। तो यहाँ पे एक मौका है कि ट्रंप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और इसको ओवरटर्न कर दिया जाए। लेकिन ओवरटर्न करने के बावजूद कोलोराडो के तकरीबन 9 इलेक्टोरल वोट्स हैं। अहम बात यह है कि क्या ट्रंप अपनी पार्टी की नॉमिनेशन जीत पाएंगे विदाउट कम्पीटिंग देयर। सो लेट्स डिस्कस दैट। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उसके अंदर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब हैं, इसके अलावा साजिद तरार साहब हैं हु इज़ द चेयरमैन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका फाउंडेशन। बहुत शुक्रिया मौजूदगी का। सबसे पहले अगर एम्बेसडर जमील आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप क्या समझते हैं कि ये बड़ा लीगली बड़ा हिस्टोरिकल मूव कहा जा रहा है। कोलोराडो में वैसे भी जीतने के चांसेस ट्रंप के बहुत कम थे, लेकिन आप इस फैसले को किस नज़र से देख रहे हैं? जी, ये बेसिकली लॉ जो है अमेरिका का, उसमें 9 जुलाई 1868 में ये पास हुई थी अमेंडमेंट, जिसका आपने जिक्र किया, सेक्शन 314 अमेंडमेंट की। पहली दफ़ा इसका इतलाक हुआ है पूरी हिस्ट्री में उनके। और ये बेसिकली वही है जो कि कैपिटल हिल पर एक इंसाइटमेंट का चार्ज था। तो एक बात तो साबित है कि वहाँ की अदालतें वो बिल्कुल आज़ाद हैं। उन्होंने आज़ादी का, और अदालत ने कह दिया कि रिगार्डलेस कि हमें पब्लिक रिएक्शन की फिक्र नहीं है, हमने अपना मैंडेट जो है उसको हमने उसके तहत हम दे रहे हैं। हालांकि उसमें कोई डिसेंडिंग नोट्स भी थे। तो इसके आपने जो अपने इंट्रो में बताया कि इसके असरात क्या हो सकते हैं, अमेरिका को यही गर्दाना जाता है कि अमेरिका दुनिया के लिबरल डेमोक्रेसी का नंबर 1 कंट्री है। तो यकीनन कि दुनिया के दूसरी लिबरल डेमोक्रेसी पर भी इसका असर पड़ेगा। और ये नबीद जो वहाँ दिखाई जा रही है या सुनाई जा रही है, उससे क्यों ली जा सकती है मुख्तलिफ ममालिक में। तो उस लिहाज से तो यार फिर अमेरिका पे इसका क्या असर पड़ेगा। आपने रिमार्क सुनी लिए होंगे जो डेमोक्रेट्स हैं, वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही इसमें से नॉमिनेशन ही फाइल नहीं करेंगे, हम नहीं इसमें हिस्सा लेंगे। और उसमें कहते हैं, उन्होंने तशबीह दी है कि डिक्टेटरशिप से कम नहीं कि इस किस्म के फैसले आए। हालांकि उनके पास अपील का हक है, वो अपील दे सकते हैं। चांसेस यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी अदालत है, एपेक्स कोर्ट, वो रिलीफ दे दे, क्योंकि इसमें बहुत सारी पब्लिक रिएक्शन भी आ रहे हैं। लेकिन अभी देखना ये है कि ट्रंप की पॉपुलैरिटी से कितनी खौफजदा है डेमोक्रेट, क्योंकि एक तरफ तो गाजा की वजह से जो बाइडेन का ग्राफ 40% से भी अब गालिबन कम हो गया है। तो उसमें एक तरफ फिक्र है डेमोक्रेट्स को कि अगर ट्रंप ने आखिरी जुमला, अगर ट्रंप का ये पॉपुलैरिटी जारी रही, हालांकि वो पोलराइज्ड सोसाइटी के तहत और पोलराइजेशन के तहत उसने हासिल की है, लेकिन वो बहरहाल उनका अपना मामला है। अगर ये रही तो ट्रंप जीत जाएगा। और ट्रंप और ये जो बाइडेन बज़िद्द थे कि उन्होंने कैंडिडेट बनना है, और डेमोक्रेट्स ये भी आ रही है वहाँ से इतला। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने यहाँ पे की है जो मैं साजिद साहब के पास लाना चाहूँगी। साजिद साहब, पहले भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी टर्म के बाद जब इलेक्शंस में कम्पीट कर रहे थे तो दरअसल जो बाइडेन जीते नहीं थे, ये ट्रंप की शिकस्त थी। यानी अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू कम आउट एंड वो अपना गुस्सा, गम गुस्सा और अपना उनको रद्द करना कि जी वो ट्रंप की पॉलिसीज से रिलेट नहीं करते, तभी जो बाइडेन जीते। दूसरी तरफ अगर
इससे भी पहले अगर हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, व्हेन हिलरी क्लिंटन वाज कंपीटिंग, तब भी कहा गया था कि हिलरी इतनी नामकबूल थी और उनको इस अंदाज में रिजेक्ट किया गया था कि ट्रंप के जीतने की वजह बनी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि लैक ऑफ कंपटीशन हो। ये जो मूव है कोलोराडो का, उसके बाद कहा जा रहा है कि इट हैड अ डेमोक्रेटिक लीनिंग एनीवेज, ट्रंप का वहाँ से जीतना वैसे ही मुश्किल था। लेकिन क्या ये हड़बड़ी में ये फैसले किए गए हैं? एक पहली दफ़ा है कि जैसे सियासत में जब भी लीगैलिटी को इस्तेमाल किया जाता है, कहीं ना कहीं आप मकबूलियत से या अपने नामकबूल होने से खौफजदा होते हैं। हाउ आर यू रीडिंग दिस? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 2020 के अंदर क्या हुआ था जी। 2020 के अंदर मेल इन वोटिंग हुई थी और जिसको रिपब्लिकन आज भी रिजेक्ट करते हैं कि हमसे इलेक्शन छीना गया था। सही। एक तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूं, और आज भी डेमोक्रेट पार्टी जो है वो इसी तरीके से फ्रॉड करने की तैयारियां कर रही है। दर हकीकत उनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में दे हैव अ स्किल, दे आर मास्टर्स इन द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अब मैं थोड़ी बताना चाहूंगा कि आजकल अमेरिका की सियासत के हालात क्या है। एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि 13 डिफरेंट स्टेटें जो है वो डेमोक्रेट रन स्टेट्स जो है वो भी यही ट्राई करने की कोशिश कर रही हैं। आज की खबर है कि जो कैलिफोर्निया है वो भी कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे किसी तरीके से बैलेट से डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए, बैलेट पे ना आने दिया जाए। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि 3 साल सारी एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग आजकल दर हकीकत हम जो रिपब्लिकन हैं वो जो बाइडेन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ज़ईफ है, इसको हम कहते हैं थर्ड टर्म ऑफ ओबामा। तो 3 साल ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन सोई रही है, बिल्कुल उन्होंने किसी चीज को नहीं छेड़ा, नो इंसुरेक्शन, नथिंग, डेमोक्रेसी वाज डूइंग फाइन। लेकिन जब ही डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी कैंडिडेसी अनाउंस करते हैं, उनके पोल ऊपर आते हैं, तो सारी मशीनरी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, FBI और सारा कुछ जो है वो जाग जाता है अकल। और अब दूसरा मैं क्वेश्चन ये बताना चाहूंगा कि अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट ने अगर प्रेसिडेंट और इलेक्शंस के बारे में डिसीजन लेने हैं, जजेस ने अगर किसी तरीके से बैलेट का डिसीजन लेना है, तो पर इलेक्शन की जरूरत क्या है? क्या ही अच्छा होता कि ये 13-14 डेमोक्रेट स्टेट्स जो हैं अपनी लेजिस्लेटिव बॉडीज को एक्टिव करती, क्योंकि ये बैलेट का मसला है, ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है कि बैलेट से किसी को रोकना। दूसरा मैं अर्ज करना चाहूंगा कि ये 1919 की ये जो 14th अमेंडमेंट है, मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूं, मैं खुद वकील हूं, बल्कि 2 दफा लॉ स्कूल गया हूं। दर हकीकत आज अमेरिका के अंदर इससे जो सबसे ज्यादा डैमेज इस डिसीजन का कोलोराडो का हो रहा है, ना सिर्फ इलेक्शन पे लोगों का फेथ खत्म हो रहा है, यहाँ की जुडिशरी पे फेथ खत्म हो रहा है, और तीसरा ये मुल्क जहां आज मैं बैठा हूं, यहाँ 250 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री है, यहां से जमहूरियत जाती नजर आ रही है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, उनका सिर्फ वाहिद कसूर है कि एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना। और अच्छा, मुझे बताएं कि सम कॉमनैलिटीज पूरी दुनिया में देखी जा रही है कि डीप स्टेट वर्सेस पॉपुलिस्ट लीडर्स, और शुरू में कहा जाता था कि ये वो लीडर्स है जो फियर मॉन्गरिंग, हेट मॉन्गरिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और इन्होंने क्योंकि एक इतना पुरजोर किस्म का मुकदमा या आर्ग्यूमेंट सामने रखा है। जैसे हमें याद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, यानी ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौर में मैक्सिकन वॉल की बात करना शुरू की थी, उन्होंने बहुत सारी और दूसरी चीज़ों का कहा। लेकिन आई वांट टू स्पेसिफिकली कम साजिद साहब टू द गाज़ा, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस है। लोग कह रहे हैं कि जो बाइडन की मकबूलियत सीज़ फायर को ना सपोर्ट करने की वजह से बहुत नीचे गई है, मुजाहरे अमेरिका में भी हो रहे हैं। क्या इसका असर भी आने वाले इलेक्शंस पे पड़ रहा है? और फिर वाज़ेह सवाल तो ये होगा कि ट्रंप का इस बड़े अहम मुद्दे पे क्या पोजीशन है? देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ गाजा नहीं है, फॉल ऑफ काबुल जो है वो इस अमेरिका को सबसे बड़ी जो है चोट फॉल ऑफ काबुल से लगी थी। एलाइज छोड़ के जा चुके थे, डी-डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी थी उसके बाद, और उसके बाद एक सीरीज ऑफ फेल्योर्स हैं। हमारे इस वक्त 2.5 लाख इलीगल लोग पर मंथ अमेरिका में एंटर हो रहे हैं, हमारे सिस्टम को शेकअप वो कर रहे हैं। डिफेंडिंग पुलिस हो चुकी है, ओपन ड्रग मार्केट्स हैं, इकॉनमी स्लगिश है, इस वक्त हालात खराब हैं। एक चीज नहीं है, इस वक्त पूरा कंट्री इज गोइंग डाउन। जिस तरह हाथ से रेत निकल रही है, इस तरह कंट्री इज गोइंग डाउन। ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को पता है इन सब चीजों का, तभी वो समझते हैं कि हम इलेक्शन तो बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, लेकिन किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को रोका जाए। गाजा के अंदर व्हाट यू हैव पॉइंटेड आउट, और साथ में ही अगर हम बैरूनी पस मंजर देखते हैं तो द वर्ल्ड इज ओपनिंग अप टू बीइंग मल्टीपोलर। एम्बेसडर साहब, आपके पास लेके आना चाहूंगी साजिद साहब, जो कि मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका
अमेरिका और अमेरिका की जो सियासत है उनको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और रोब रुबाब और जो आपकी सुपीरियॉरिटी, आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ रियासत है वो हाथों से रेत की तरह फिसल रही है। लेकिन जो बैनुल अक़वामी उमूर और मामलात हैं उस पर तो गिरफ्त अमेरिका की वैसे ही है। वो तो आज भी सीज़ फायर की जो नकारे बज रहे हैं, जो डिमांड्स हैं उस पर कान नहीं दे रहा। यहाँ तक कि यूके ऋषि सुनक ने भी तो अब सीज़ फायर की डिमांड कर दी है गाज़ा की, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ। जी हाँ, वो उनकी अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी पॉलिटिकल और पब्लिक पॉपुलैरिटी की वजह से प्रेशर थोड़ा सा पड़ रहा है। यूके पर आप देखें कि सबसे ज़्यादा वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आ जाते हैं यूएस पर, अमेरिका पर। अमेरिका देखिए इतनी दफ़ा उसने वोट 3 दफ़ा 4 दफ़ा वोट वीटो कर चुका है। क्या अमेरिकन पब्लिक जो इतनी बड़ी बड़ी तादाद में निकल रही है वहाँ, क्या वो नहीं समझते हैं कि ये एक ज्यादती हो रही है? और इसका सबूत क्या है? सबूत ये है कि 3 दफ़ा वीटो किया, तीनों दफ़ा आप देखें कि उससे बड़े जलसे निकले। दुनिया में इसको सही अंदाज में नहीं देखा गया। और उसका दोबारा एविडेंस मैं देता हूँ कि 125 पहले वोट थे, फिर 153 जनरल असेंबली में हो। तो यही तो दुनिया की आवाज़ है ना, यही दुनिया की गूंज है। अब दुनिया की गूंज और अमेरिका में जो अवाम रहती है उसमें मेजॉरिटी अगर ये कहती है कि आप इसको वीटो इस अंदाज से न करें। अब आप बताएं कि जुमे को ये जो अभी मौजूदा इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल में चल रहा है, जुमे को रेजोल्यूशन यूएई ने बनाया, पेश किया, और उस रेजोल्यूशन पे तीसरी चौथी दफ़ा अमेरिका ने एतराज़ उठाया कि इसके अल्फाज को चेंज करें। चाहता क्या है? बाइडन जो है उसने कह दिया चलते चलते अपने गाड़ी में बैठते बैठते अखबार नवीसों को कि जी मैं तो डाउट करता हूँ सीज फायर नहीं होगा, जबकि रेजोल्यूशन में सीज फायर की बात की गई है। वो कहते हैं कि सीज फायर के बजाय आप सस्पेंड कर ले चंद दिनों के लिए। और साथ में ब्लिंकन कहता है कि जी ये तो स्ट्रेटेजिक अहदाफ जब तक हासिल नहीं होंगे इजराइल के उस वक्त। एम्बेसडर साहब, आपका मुशाहिदा इस पर हम सबसे ज़्यादा है। मुझे ये बताइए कि अगर डेमोक्रेट्स के तमाम प्रेसिडेंट्स को देखा जाए, जिसमें अभी आपने खुद जिक्र किया क्लिंटन की यहाँ पे बात की गई, इसके अलावा आपके सामने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडन साहब की सूरत हाल है, इन्होंने पूरी दुनिया पे और मुख्तलिफ ममालिक पे जंगें मुसल्लत की और निकला हाथ में कुछ भी नहीं। क्या ये आप समझते हैं कि फिर उमूमी तौर पे वाई आर पीपल सो अगेंस्ट ट्रम्प, यानी ट्रम्प को लेकर इतना ज़्यादा प्रॉब्लमाटिक होते हैं, जबकि जो ज़्यादातर जंगें हालिया दिहाइयों में लड़ी गई हैं वो तो ड्यूरिंग द डेमोक्रेट्स रूलिंग है? देखिए दो तीन वजूहत हैं। साजिद साहब ज़्यादा इस पर मैं ख्याल बाद में रोशनी डाल सकते हैं। एक आउटसाइडर के तौर पर जो दुनिया के मुशाहदे पर अपनी नज़र रखने की कोशिश करता है, मैं तो ये देखता हूँ कि ट्रम्प ने एक गैर रवायती सियासतदान है, और गैर रवायती सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा ट्रम्प ने चैलेंज किया है। जो टॉकिंग पॉइंट दिया जाता है वो उठा के एक तरफ रख देते हैं और अपने तौर पर वो अपना बात करना शुरू करते हैं। ऑफ द कफ जो उनको एडवाइस मिलती है पेंटागन से, उस पर कभी करते हैं कभी अमल नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादा पजीराई इस्टेब्लिशमेंट में नहीं होती है। एक तो ये बात होगी। ट्रम्प की पॉपुलैरिटी की क्या बात है कि उसने ज़्यादातर, और इसमें ये मेरी राय है, इसमें मुख्तलिफ राय रखी जा सकती है, कि वो ज़्यादातर वो पॉपुलेशन जो वाइट एरियाज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एरिया में नहीं है, बिल्कुल भी, लेकिन मुकाबलतन देखा जाए तो। और उस लिहाज से एक पोलराइजेशन की फिजा पैदा बहरहाल हुई है, लेकिन उस पोलराइजेशन के बावजूद जो पोल्स आ रहे हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, उसमें पॉपुलैरिटी गेन मैंने अगर दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड बिकॉज आई एम इन द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ माय सेगमेंट, साजिद साहब ये आपके पास लेके जाना चाहूँगी, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका। कितना मकबूल पाते हैं आप ट्रम्प को अमेरिका के मुसलमानों में? देखिए, मुसलमान जाती तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि मुसलमान बराक ओबामा से पहले सारे रिपब्लिकन वोटर थे। ज्यादा रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म वैल्यूज को, फैमिली वैल्यूज को और फेथ को रिप्रेजेंट करती है। तो दर हकीकत बराक ओबामा के बाद जब उनका नाम बराक हुसैन ओबामा आया, तो मोस्टली जो मुस्लिम है वो सेंटिमेंटल लेवल लेकर सारे मेजॉरिटी, और दूसरा एक उनके ज़हन में डाल दिया गया है कि इमिग्रेंट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जो डेमोक्रेट पार्टी है। तो इसकी वजह से अब वो एक जो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है वो ज्यादा फॉलो करना शुरू होगी डेमोक्रेट पार्टी को। लेकिन आज के अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, मिस्टर एम्बेसडर साहब ने जितने जुलूसों की बात की है, हर जुलूस जो निकल रहा है वो इट इज मूविंग, दे आर ब्रिंगिंग
दे आर ब्रिंगिंग देयर सपोर्ट बिहाइंड द डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ना सिर्फ गाजा के अंदर, मैं रेड सी की बात करता हूं, आज वहां इनका अपना जो शिप है उसके ऊपर 40 जो मिसाइल है पर डे फेंके जा रहे हैं, लेकिन वो हेल्पलेस है, उनके दोनों हाथ पीछे बंधे हैं, उनकी प्रायोरिटी नहीं है to lead the world. Matter of fact, the world has become hopeless, leaderless, or peacefulness. I mean, this is what is going on. America has जो है और इतना रिजिड स्टांस लेना, कोई एजिलिटी नहीं दिखाना। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यमन ने एक स्टांस लिया है कि जब तक फ़लस्तीन, जब तक गाज़ा स्ट्रिप सेफ़ नहीं होगी, रेड सी इज़ ऑल्सो नॉट सेफ़ एंड एक्सेसिबल। और देखने में आ रहा है कि जब आप पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगा के अब ये कार्गो और दूसरी चीज़ें पहुँच रही हैं, ये भी नुकसान का बायस बन रहा है। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट ओवर हेयर कि अगर हम प्रेजिडेंट ट्रंप जब रहे वो उस वक्त देखें, दैट इज़ द टाइम व्हेन टेल अवीव से लेके मूव करके आपने देखा कि जेरूसलम हेड बना दिया गया, कैपिटल बना दिया गया इजराइल का। दैट आल्सो हैपेंड ड्यूरिंग द Trump UN Security Council resolution. एब्सोल्युटली। सो लेट्स सी, ये जो दुनिया के अभी मामलात हैं और बिलखुसूस फ़लस्तीन में होने वाले वाक़यात अमेरिका की सियासत पे भी गहरे असरात छोड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, एम्बेसडर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, साजिद तरार साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप लोगों की मौजूदगी का। लेट्स सी how it is all going to shape up in the days to come.